नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत करता हूं मेरी इस थ्योरी ऑफ कुकरी की क्लास में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया चैप्टर। आज का जो हमारा चैप्टर है, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग। आप समझ गए होंगे कि एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग क्या है। तो आज इसी पे ही बातें करेंगे, बिल्कुल आसानी भाषा में करेंगे और प्रयास यही करेंगे कि आप लोग इसको बड़ी आसानी तरीके से समझ पाएं और अपनी कुकरी में, और आप प्रोफेशनल हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, होम कुक, जहाँ पे भी आप खाने से अटैच हैं, आप खाने के साथ हैं, आप इसको आसानी भाषा में सीख पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एम एंड ऑब्जेक्टिव। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पॉइंट आते हैं, कितने पॉइंट हैं इसमें। चलिए इस पे बात करते हैं। पकाना भोजन को गर्मी से खाना बनाने योग्य की प्रक्रिया। सेकंड पॉइंट है पकाने से भोजन में शारीरिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। Cooking bring physical and chemical changes in food। ठीक है। थर्ड पॉइंट है फिजिकल चेंज मीन्स चेंज इन शेप एंड साइज ओनली। शारीरिक परिवर्तन में केवल आकार या रूप बदलता है। केमिकल चेंजिंग मीन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो ये है 4 पॉइंट थे। अब आगे बात करते हैं। कुकिंग मेक फूड इजी टू डाइजेस्ट। जब हम खाना बनाते हैं, खाना आसानी से पच जाए, इसलिए हम खाने को पकाते हैं। कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट, कलर एंड अपीयरेंस। पकाने से स्वाद, रंग, दिखावट सुधरती है। कुकिंग किल हार्मफुल जर्म्स। पकाने से हानिकर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। कुकिंग इंक्रीज द वैरायटी इन फूड। पकाने से भोजन में विविधता आती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, ये हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे, कुछ पॉइंट आपको समझा। पकाने से भोजन में खाने की क्वालिटी बदलती है, रंग बदलता है, साइज बदलता है। पकाने से उसका टेक्स्ट बदलता है, उसकी अपीयरेंस बदलती है, उसमें विविधता आती है, वेरिएशंस आते हैं, मोर अट्रैक्टिव होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो ये सारे पॉइंट थे जो हमने रीड आउट किए, बट मैं आसानी भाषा में आपको ये सब बता रहा हूँ कि अच्छा उसके कलर भी चेंज होते हैं, उसका डाइजेस्टिव होने में आसानी होता है, अपीयरेंस बदलता है, साइज बदलता है, कलर बदलते हैं, टेस्ट फ्लेवर्स चेंज होते हैं। तो कुकिंग को कुक करने पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इन सब पॉइंटिंग और इन पॉइंट आउट करने से इनको रियलाइज किया जाता है कि खाने में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, कौन कौन से प्रभाव होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन फूड। खाने पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, कि जब हम खाना पकाते हैं तो पकाने से प्रोटीन में क्या इम्पैक्ट होता है। इफेक्ट ऑन प्रोटीन। प्रोटीन कोगुलेट ऑन हीट। प्रोटीन गर्मी से जम जाता है। आप एक इसका मैं एग्जांपल दूं कि आप कोई भी चिकन, इवन आप चिकन, लैम, फिश, प्रॉन्स, आप ये भी जब भी, क्योंकि ये इजी होते हैं, अंडरस्टैंड होते हैं कि हम इनसे समझ पाएंगे कि अच्छा ये रिएक्शन हुई है, ऐसा हुआ है। जब भी हम चिकन को पकाएंगे तो चिकन अपनी फॉर्म थिक फॉर्म ले लेगा। सेम लैम में भी यही होता है कि प्रोटीन श्रिंक होने लग जाता है, प्रोटीन जमने लग जाता है। अधिक गर्मी से प्रोटीन सख्त हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम लॉन्ग ड्यूरेशन कुकिंग करते हैं, लैम्प पकाते हैं, गोट पकाते हैं, कोई भी पकाते हैं, बीफ पकाते हैं, पोर्क पकाते हैं, तो सब जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन की कुकिंग करते हैं तो प्रोटीन थिक और हार्ड होने लग जाता है। तो वो जो इम्पैक्ट पड़ता है वो प्रोटीन की वजह से पड़ता है। तो आप समझे होंगे कि जब भी आप लॉन्ग कुकिंग कर रहे होंगे तो लॉन्ग कुकिंग का इम्पैक्ट प्रोटीन की वजह से पड़ता है कि अच्छा ये इतनी देर में क्यों नहीं पका है, कैसे नहीं पका, क्योंकि उसमें इंटरनल रिएक्शंस हो रही हैं जो हमें नहीं पता होती है। बट कोई नहीं। कन्वेंशन टिश्यूज चेंज इनटू द जेलेटिन। संयोजक उत्तक जेलेटिन में बदल जाते। अब हम बात करते हैं कि कभी भी आप लैम स्टॉक बना रहे हो, चिकन स्टॉक बना रहे हो, जब भी स्टॉक को लॉन्ग कुकिंग से पकाया जाता है, लॉन्ग कुकिंग के ड्यूरेशन से गुजारा जाता है, उसके प्रोसेस को लॉन्ग ड्यूरेशन में किया जाता है, तो लास्ट में आप देखेंगे कि जो स्टॉक होता है वो स्टॉक जेलेटिन फॉर्म ले लेता है, बिकॉज ऑफ प्रोटीन कोगुलेट हो चुका होता है उसमें। तो उसका एक एग्जांपल ये था। अब बात करते हैं कि खाने में कार्बोहाइड्रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। स्टार्च जेलेटाइनाइज ऑन कुकिंग। पकाने पर स्टार्च जेल बन जाता है। उसका एग्जांपल हम दें कि आप कभी भी कोई भी सूप बना रहे हैं, जैसे हम बात करें चाइनीज कुजीन की बात करें, हम अपने कोई भी नट्स यूज करते हैं अपनी करीज में, कोई सी भी करीज में, तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अपनी स्टार्ची फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट थिक होने लग जाता है। सेल्यूलोज सॉफ्टनेस ऑन हीटिंग। गर्मी से सेल्यूलोज नरम हो जाते हैं।
ठीक है जी। शुगर कैरमलाइज ऑन हीट, गर्मी से चीनी कैरमल बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि शुगर कैरमल बनाया जाता है, शुगर श्रिप बनाया जाता है, तो वो रिएक्शंस कार्बोहाइड्रेट की वजह से वो रिएक्शंस हो रही है कि वो अपनी फॉर्म चेंज करने लग जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैरमलाइजेशन करें या कोई सूप बनाएं या कोई सूप में या कहीं पर भी कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट अपना रिएक्शन दे रहा है इसमें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कुक करें तो याद जरूर रखें कि कार्बोहाइड्रेट ने अपना रिएक्शन कर दिया है, जिससे कि स्टार्चीनेस जेलेटिनाइजेशन फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन फैट। खाने में जब भी हम खाने को पकाते हैं तो फैट क्या इम्पैक्ट पड़ता है फैट का, वो भी बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑन फैट, वसा गर्मी से पिघलता है। आप एग्जांपल लेते हैं कि हम कभी भी चिकन पकाएं, कुछ भी पकाएं जिसमें इवन कोई वेजिटेबल भी हम कुक करते हैं जिसमें फैट कंटेंट होता है, वो अपना आप ही नेचुरल ही अपनी ऑन कुकिंग में पकने लग जाता है। तो वही रिएक्शन फैट की होती है, वही रिएक्शन हम किसी भी चीज में कर सकते हैं। तो वसा गर्मी से पिघलता है। ओवर हीटिंग ब्रेक फैट इनटू द फैटी एसिड, तो अधिक गर्मी से वसा टूट जाता है। जब भी हम कहते हैं कि हमें डबल कुकिंग नहीं करनी चाहिए, रीयूज ऑयल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो चुका होता है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे लीवर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो यही रीजन है कि फैट के टिश्यूज ब्रेक होने लग जाते हैं, तो वो इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ता है। चलिए अदर इफेक्ट क्या क्या होते हैं उस पर भी पढ़ लेते हैं कि खाने को पकाने पर और कौन कौन से प्रभाव होते हैं। हमने प्रोटीन पढ़ा, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, हमने फैट पढ़ा है। अब है अदर इफेक्ट क्या होते हैं। कुकिंग इंप्रूव द फ्लेवर्स एंड कलर, पकाने से स्वाद और रंग बढ़ जाता है। हम आगे भी बढ़ चुके थे और अब भी हम पढ़ रहे हैं कि जब भी हम खाने को पकाते हैं तो खाने का टेस्ट और अपीरियंस बदलता है। मैं उसका एग्जांपल दो इंडियन फूड से देना चाहूंगा। हम कोई ग्रेवी को लॉन्ग ड्यूरेशन पकाएं और किसी ग्रेवी को शॉर्ट ड्यूरेशन बनाएं, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया कि हम कभी साग और कढ़ी बनाते हैं, उनको लॉन्ग ड्यूरेशन की कुकिंग में पकाते हैं। रीजन क्या है कि उसमें प्रोटीन भी है, उसमें कार्ब भी है, जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से कर रही हैं, जब भी उनका टेक्सचर, उनका अपीरियंस, उनका टेस्ट बदल जाता है। कुकिंग ऑफ द स्टरलाइज्ड फूड, पकाने से भोजन कीटाणु रहित होता है। ठीक है जी। रीजन ये भी है क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे गुड बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो पकाने पे डिस्ट्रॉय या अपना टेस्ट अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो इम्पैक्ट करता है फूड पर। बहुत जरूरी भी। कुकिंग हेल्प इन प्रिजर्वेशन, पकाने से संरक्षण में मदद मिलती है। हम बात करते हैं कि हम शुगर श्रिप बनाते हैं, उसमें भी फायदेमंद है। हम चटनियाँ बनाते हैं और जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, जो भी ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको लॉन्ग ड्यूरेशन हो, पकाने से इनकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, तो वो इम्पैक्ट करता है। चलिए ये अदर इम्पैक्ट हो गया। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट का वर्गीकरण क्या है, इस पे भी बातें कर लेते हैं। नॉलेज ऑफ रॉ मटेरियल इम्प्रूव द कुकिंग क्वालिटी, कच्ची सामग्री का ज्ञान पकाने की गुणवत्ता बढ़ाता है। जब हमें रॉ मटेरियल के बारे में इजिली अंडरस्टैंड होंगे कि लाइक मैं व्हीट फ्लावर का यूज़ कर रहा हूँ, रिफाइंड फ्लावर का यूज़ कर रहा हूँ, या मैं किसी वेजिटेबल का यूज़ कर रहा हूँ, या मैं लैम, चिकन, किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, जब उसके रॉ फॉर्म के बारे में पता होगा, तो जब हम कुकिंग टाइम पे हम वो सब इंग्रेडिएंट का यूज़ करेंगे तो हमें इजीली वे में अंडरस्टैंड होंगे कि अच्छा इसका नेचर ऐसा है, ये ऐसा रिएक्ट करेगा, ये ऐसे रिएक्शंस होंगी, तो हम इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हैं और होते भी हैं ड्यूरिंग कुकिंग में। एज अ शेफ मैं ये सब चीज़ को रियलाइज करता हूँ और महसूस भी करता हूँ कि अच्छा इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है, इसका इम्पैक्ट ऐसा होगा, ये चीज़ मैं अब डाल रहा हूँ तो इसका ये इम्पैक्ट आएगा। रॉ मटेरियल अफेक्ट टेस्ट, टेक्सचर्स एंड कलर, कच्ची सामग्री स्वाद, बनावट और रंग को प्रभावित करती है। अब उस पर हम एक एग्जांपल बात करते हैं कि हम कभी भी पालक का पेस्ट बनाते हैं, लहसुनी पालक पनीर के लिए पालक भूनते हैं, तो सबसे बड़ा एक लॉजिक है कि आप समझ पाएंगे कि आपका पालक पका हुआ है या नहीं पका हुआ है। आपने अपने पालक को गरम गरम को किसी और चीज में रख दिया है तो उसका कलर ऑक्सीडेशन की वजह से उसका कलर डार्क हो जाएगा। तो बहुत माइन्यूट चीजें हैं, बट समझ में आता है जब आप कुकिंग करते हैं तो आप अंडरस्टैंड होते हैं कि अच्छा इसमें ये रिएक्शंस हो रही थी। तो बहुत जरूरी है सब चीज को समझने के लिए कि इनके वर्गीकरण को हमें पता होना चाहिए, रॉ इंग्रेडिएंट को लेके कुकिंग इंग्रेडिएंट तक के बारे में। तो ये थे इनके सब वर्गीकरण ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए बात करते हैं सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है खाने में और सॉल्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सॉल्ट इज अ सोडियम क्लोराइड, नमक सोडियम क्लोराइड है। सॉल्ट इनहैंस द टेस्ट ऑफ फूड, नमक भोजन का स्वाद बढ़ाता है। नमक स्ट्रेंथ ग्लूटेन इन डो, नमक आटे में ग्लूटेन मजबूत करता है। कभी भी देखिएगा हम वैसे हम फ्लेवर इनहेंसर के रूप में मोस्टली शेफ जानते होंगे, बट एज ए प्रोफेशनल शेफ लोगों को समझ में आता है कि
जब मैं सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ तो इसमें ग्लूटेन डेवलप हो रहा है, और नमक ग्लूटेन डेवलप करने में मदद करता है। और हम जब भी कभी कोई भी डो से रिलेटिव चीज़ें कर रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं, नान बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जहाँ पर फ्लावर की रिएक्शंस हमें करानी है, तो वहाँ पर हम कहीं पर हम माइन्यूट अमाउंट में लगाते हैं, कहीं पर हम एक्स्ट्रा अमाउंट में लगाते हैं। तो वो उससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट में, हमारे हमारे फ्लावरों में ग्लूटेन डेवलप होता है, और आसानी वे में होता है, जिससे कि माइन्यूट रिएक्शंस होती हैं, हमें पता नहीं चलता है, बट अब हमें पता चल रहा है कि ऐसा भी रिएक्ट करती है। अब बात करते हैं सॉल्ट कंट्रोल ईस्ट एक्शन। जैसे हम कोई ब्रेड बना रहे हैं, इवन हम खमीर लगा रहे हैं किसी रोटी में, तो वहां पर हम एक लिमिट अमाउंट में नमक लगा के चलते हैं, तो हमारे जो ईस्ट की लाइफ है और ईस्ट की ड्यूरेशन है वो कंट्रोल रहेगी, और ईस्ट अपना काम अपने अकॉर्डिंग करता रहेगा, नियंत्रित करता है। इस नमक ईस्ट को कंट्रोल करके चलता है। सॉल्ट हेल्प इन प्रिजर्वेशन। नमक बहुत अच्छा प्रिजर्वेशन का रोल प्ले करता है। देखिएगा आप अचार के अंदर प्रिजर्वेशन में सबसे अच्छा रोल प्ले करता है, मसालों में नमक प्रिजर्वेशन का काम करता है। तो ये सारे ऐसे उत्पाद हैं जहाँ पर नमक अपना रोल प्ले करता है, और एक हाइड छिपा हुआ चेहरा होता है बट इम्पैक्टफुल होता है, जो प्रभावशाली होता है। आप टमाटर देखिए, चटनी देखिए, सॉस देखिए, सब में नमक का इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है, और इजिली टू अवेलेबल है मार्केट में, और लोगों को उसके टेस्ट ऑफ बर्ड के बारे में पता भी है कि इसका क्या रिएक्शंस होगी, हम इसको कितना खाते हैं, कैसे रिएक्ट करें। ठीक है जी, अब बात करते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड बाइंडिंग। तरल पदार्थ पकाने में और बांधने के लिए उपयोग होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम दाल पकाते हैं, दाल में हम पानी डालते हैं, तो पानी अपना रिएक्ट करके दाल के साथ, तो हमारी दाल पकती है। हम किसी चीज का डो लगा रहे हैं, तो डो के अंदर हम पानी लगाते हैं, तो हमारा डो जब रेडी होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिशेज हैं, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जहाँ जब ये साथ होते हैं तो इनमें रिएक्शंस होती हैं। वाटर इज यूज्ड फॉर बॉइलिंग एंड पोचिंग। पानी उबालने और पोचिंग के लिए उपयोग होता है। उबालने और पोचिंग के लिए उपयोग होता है। पानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कुकिंग में। किसी भी जहाँ पर हम खाने को पकाना है, खाने के साथ कोई रिएक्शन करानी है, तो वहाँ पर वाटर का कंटेंट होना बहुत जरूरी है। मिल्क एड द न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड फ्लेवर। तो दूध पोषण और स्वाद बढ़ाता है। जैसे हम गाजर हलवे की बात करें, कोई से भी हलवे को बनाते हैं, खीर को बनाते हैं, यहाँ पर हम मिल्क का कंटेंट यूज कर रहे हैं, वहाँ पर उसको सिल्कीनेस और उसको मोर न्यूट्रिशिस्ट बनाता है, मोर फ्लेवरफुल बनाता है, और बहुत यम्मी वाला टेक्सचर अपीयरेंस दे देता है। तो स्टॉक इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ सूप एंड सोप। आपने कभी भी खाना कुक कर रहे हो, हम बात करें ओरिएंटल फूड की, सारी डिपेंड करती है सूप के ऊपर। और हमारे इंडियन फूड की बात करें तो इंडियन फूड में भी नॉर्मल वाटर की जगह हम स्टॉक यूज करते हैं, तो हमारे खाने में नेचुरली रियलिटी टेस्ट फील होता है। तो ऐसा है जो इसमें पॉइंट में लिखा है। अब बात करते हैं स्वीटनिंग एजेंट क्या क्या इफेक्ट करता है हमारे खाने में जब हम इसका यूज करते हैं कुकिंग में। शुगर प्रोवाइड द स्वीटनेस एंड एनर्जी। चीनी मिठास और ऊर्जा देती है। कभी भी आप खेल के आए हो या कहीं हैवी वर्क करके आए हो, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो आप शुगर को कंज्यूम करिए, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। बिकॉज ऑफ कार्ब मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अदर मिनरल्स के या अदर न्यूट्रिएंट के। तो हमें जब भी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो हमें शुगर को कंज्यूम करने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। शुगर द हेल्प इन फर्मेंटेशन। हमने जैसे बात करी कि नमक फर्मेंटेशन की रिएक्शन को कंट्रोल करके रखता है, बट वहां पर जस्ट अपोजिट है कि हम शुगर को उसमें ऐड करते हैं, तो शुगर उसके फर्मेंटेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, उसको फर्मेंटेशन होने में मदद करता है। शुगर द कैरमलाइजिंग ऑन हीट। चीनी गर्मी से कैरमलाइज बनती है। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट में बात कर रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट का भी उसका एग्जांपल यही है कि चीनी कार्ब अपनी फॉर्म छोड़ने लग जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। शुगर एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। मैं इसके बारे में भी बताता हूँ। जैसे मैं आपके नमक के बारे में बता रहा था, तो अब मैं शुगर के बारे में भी बताता हूँ। आपने देखा होगा केचप में, आप देखिएगा, आप सॉस में देखिएगा, ग्रेवीज में देखिएगा, इवन आप स्वीट पिकलों में देखिएगा, और ग्रेवीज में भी मैं बात कर रहा था, इसमें भी यूज होता है। और ऐसे बहुत सारे स्वीट स्पाइसेस होते हैं जहाँ पर चीनी को उनके प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत अच्छा गुड सोर्स है प्रिजर्वेशन का। आप खासकर मीठे उत्पादों में या किसी भी मीठी डिश में आप किसी चीज को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व करना है, तो चीनी एक नेचुरली और लो कॉस्ट प्रिजर्वेटिव है किसी भी फूड के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं फैट एंड ऑयल के बारे में। फैट गिव्स एनर्जी एंड फ्लेवर। वसा ऊर्जा और स्वाद देता है। हम किसी भी खाने में हमें
स्वाद लाना है, जैसे सपोज करिए हम दाल बना रहे हैं, एक एग्जांपल, माइन्यूट एग्जांपल दे रहा हूँ बट मोर इम्पैक्टफुल है। हम दाल बना रहे हैं, दाल को हमने बनाया है किसी भी कुकिंग ऑयल के साथ, बट यहाँ पर हम देसी घी या बटर अप्लाई करते हैं, उसका टेस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो यही हम लिख रहे थे यहाँ पर, यही है लिखा हुआ है कि वसा ऊर्जा और स्वाद देती है। ठीक है जी। तेल आर लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, तेल कमरे के तापमान में तरल होते रहते हैं। जैसे घी की बात करें, हाइड्रोजेनेटिक फैट की बात करें, बटर की बात करें, मार्जरीन की बात करें, तो व्हाइट बटर की बात करें, तो ये सब रूम टेम्परेचर पे जाके ऑटोमेटिकली रिएक्ट होकर टेम्परेचर के साथ अपनी फॉर्म खो देते हैं। ठीक है जी, तरल फॉर्म में चले जाते हैं। बसा तेल और शॉर्टनिंग में उपयोग होता है। जैसे आप पेस्ट्री की बात करें, आप किसी डो की बात करें, या आप किसी स्पंज की बात करें, या मफिन, केक, पेस्ट्री, पैटी, तो या क्रोजोन्स, डैनिस, जहाँ पर भी हमें शॉर्टनिंग करनी होगी वहाँ पर फैट का कंटेंट होना बहुत जरूरी है, जब भी उसकी फॉर्म और वही उसका टेक्सचर फैट की वजह से आता है। अब करते हैं हाई स्मोक पॉइंट, फैट इज बेस्ट फॉर फ्राइंग। बट उसमें भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा फैट यूज कर रहे हैं, कि जिसकी टेंडेंसी और जिसका नेचर हाई स्मोकिंग पॉइंट पर भी इक्वल रहे। तो हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, हम रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हाई वॉल्यूम वाले फैट हैं जो हमारी कुकिंग को, हमारी कुकिंग स्टाइल को बहुत इजी बना देते हैं, जो अपना नेचर और अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं वन टाइम यूज में। अब हम इसकी जगह हम ऑलिव ऑयल यूज करेंगे तो वो अपनी फॉर्म खो देगा। हम बात इसमें देसी घी भी यूज करेंगे तो वो भी अपनी फॉर्म खो देगा। बट रिफाइंड ऑयल, सरसों का ऑयल, एनी रिफाइंड ऑयल हम यूज कर सकते हैं, बट वो अपना टेक्सचर और फ्राइंग के लिए बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, राइजनिंग एजेंट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फूड। उठाने वाले पदार्थ भोजन का आयत बढ़ाते हैं। आप फर्मेंटेशन कराते हैं तो फर्मेंटेशन भी के अंदर जो हम ईस्ट यूज करते हैं वो भी राइजनिंग एजेंट का काम करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, ये सब राइजनिंग एजेंट है। तो इस तरह है। चलिए बात करते हैं, ईस्ट इज द बायोलॉजिकल राइजनिंग एजेंट। जैविक, ईस्ट जैविक उठाने वाला पदार्थ है। बेकिंग पाउडर इज अ केमिकल राइजनिंग एजेंट। बेकिंग पाउडर रासायनिक उठाने वाला पदार्थ है। स्टीम एक्ट एज अ राइजिंग एजेंट। आपने देखा होगा हम इडली बनाते हैं तो इडली स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या पफनेस क्रिएट कर देती है। हम दाल का भापला भी बनाते हैं, हमारे एमपी में भापला भी बनता है तो वो भाप से पकाया जाता है। हम बात करें हमारे लखनऊ में चावल के फरे बनाए जाते हैं और वो भाप से पकाए जाते हैं। हम बात करें हिमाचल प्रदेश के सिड्डू की, वहाँ पर भी सिड्डू बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। और हम बिहार की बात, दाल पट्टी भी बनाई जाती हैं, वो भी स्टीम मेथड से बनाई जाती हैं। तो वो सब इम्पैक्टफुल करती हैं स्टीमिंग की वजह से। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए प्रयास को आपके समझ में आया होगा, और हम इसी तरह के प्रयास हमेशा करते रहेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम भारत की उस कुलनरी में अपना योगदान कहाँ तक दे पाएंगे, वो प्रयास हमारा जारी है और हम इस तरह के प्रयास हमेशा करते रहेंगे। और अभी हमारा बचा हुआ चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और उस पर भी बातें करेंगे, क्योंकि एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग बहुत लंबा चैप्टर है। इसको हमने बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। दूसरे पार्ट में हम आप सबसे जल्दी मिलेंगे। और टीम यूरोलॉजिस्ट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जाएं हमारे पेज पर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम आपके लिए कुकरी से जुड़े हुए कौन कौन से लेसन, कौन कौन से हिडन पार्ट आपके लिए लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। आपको कुछ सुझाव या कोई सजेशन या कोई अपना फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर करें, या आप हमें पर्सनल मेल भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमारी मेल आईडी भी है, तो आप हमें पर्सनली भी मेल कर सकते हैं। जब तक अपने और अपनों का रखें ध्यान और खाने के साथ रखें अपना रिश्ता बरकरार। धन्यवाद दोस्त।